हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 14 फरवरी 2023 को मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम पेपर देने जा रही हैं, तो मेरे पास एग्ज़ाम से पहले उसका एग्ज़ाम फॉर्मेट आ चुका है। सेम टू सेम इसी प्रकार का पेपर 14 फरवरी 2023 को देखने को मिलेगा, जहां पे आपको यहां पे सेट कोड दिया जाएगा। आपका ए से लेकर जे तक का कोई भी सेट कोड हो सकता है और यहां पे प्रश्न पुस्तिका जो संख्या होता है यहाँ पे दिया गया रहता है और यहाँ पे लिखा गया रहेगा कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 और यहाँ पे मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम पेपर रहेगा, तो मैथमेटिक्स लिखा रहेगा। यहाँ पे आपको प्रश्नों का संख्या दिए जाते हैं, जैसे कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से केवल आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर OMR शीट में रखना होता है। उसके बाद में 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन, जिनमें से केवल आप सभी को केवल 15 क्वेश्चनों का आंसर देना होता है। उसके बाद में 8 पूछे जाते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन, जिनमें से केवल आप सभी को 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है। तो आइए जान लेते हैं 1 से लेकर 100 तक का मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन जो कि आपके 14 फरवरी से होने वाले मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज क्या होता है। पहला ऑप्शन में दिया गया है 1, ऑप्शन बी में दिया गया है 0, ऑप्शन सी में दिया गया है 2 और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। कहता है कि महत्तम समापवर्तक यानी ACF PQ गुना लघुत्तम समापवर्तक PQ बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे मस गुने लस दिया गया है, तो ये हो जाएगा मस बटा लस यानी P बटा Q होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। कितने स्टूडेंट को लगता है क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि बहुपद AX² प्लस BX प्लस C जहाँ पे A डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका आलेख क्या हो जाएगा। जब भी कोई बहुपद AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0 हो, तो यह जो रेखा होता है इसका जो आलेख होता है वो परवलय रेखा होता है। उसके बाद में अगला सवाल एग्जाम पेपर में काफ़ी ही ज़्यादा ट्रेंड करता है। क्वेश्चन कहता है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों का सलूशन करने के लिए सबसे पहले द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वो आप सभी को याद रखना बेहद ज़रूरी है। देखिए द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वह होता है दोस्तों x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम क्या करेंगे कि x² को x² लिखेंगे। अल्फ़ा का मतलब पहला शून्य का मान अल्फ़ा होगा जो कि 2 दिया गया है, प्लस बीटा का मान दोस्तों यहाँ पे दूसरा शून्य जो कि 6 दिया गया है, इंटू हम लिखेंगे x प्लस है अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 2 गुने 6 कर देंगे। अब देखिए x² माइनस 6 में 2 को ऐड करेंगे तो 6 2 8 होता है, x का x लिखेंगे और 6 में 2 से यदि गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा द्विघात बहुपद होगा वह होगा x² माइनस 8x प्लस 12 और x² माइनस 8x प्लस 12 यहाँ पे ऑप्शन डी में है, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि बहुपद 2x² प्लस 5x प्लस 5x माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों एक शून्यक दूसरे शून्य का व्युत्क्रम होने के लिए जब k के बदले में यदि हम -2 रख देंगे तो एक शून्य मान लेते, देखिए व्युत्क्रम किसी को कहते हैं, तो कोई संख्या 2 है तो इसका व्युत्क्रम 1/2 होगा, कोई संख्या 3 है तो इसका व्युत्क्रम 1/3 होगा, यही व्युत्क्रम कहलाता है। तो यदि हम k का मान -2 रख देंगे तो इसका शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि समीकरण युग्म 2x प्लस 4y बराबर 3 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल क्या होगा।
देखिए इस पे हम लोग बनाएंगे कि एक फार्मूला आता है A1/A2, तो A1 का मान देख लीजिए दोस्तों 2 है, A2 का मान यहाँ पे 12 है तो 12 लिखेंगे और 6 दूनी 12, ये 1/6 मरतबे कट जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे कि B1/B2 लिखेंगे। B1 का मान दोस्तों 4 है तो 4 लिखेंगे, B2 का मान 6 है तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये भी कट जाएगा। C1/C2 ज्ञात करेंगे तो C1 का मान 3 है, C2 का मान 6 है तो ये 1/2 मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू है C1/C2 के। जब भी कोई भी समीकरण A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 रहता है तो वैसे समीकरण का केवल और केवल एक हल होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या दे दी गई है और इसमें पूछी गई है कि इस आंकड़े का बहुलक क्या होगा। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि अधिकतम बराबरता के मान को हम लोग बहुलक कहते हैं। इसमें देखिएगा तो 15, यहाँ से मिलेगा 15, 15, यानी 15 एक ऐसी संख्या है जो इस आंकड़े में 3 बार आई हुई है। 3 बार या 3 बार से ज़्यादा बार आने वाली 15 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 15 के साथ चला जाएगा। 15 इस आंकड़े का बहुलक हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि प्रेक्षण इतनी बड़ी संख्या दिया गया है, उसका कहता है कि माध्यक ज्ञात कीजिए। दोस्तों माध्यक ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले दिए गए संख्याओं को हम लोग बढ़ते क्रम में सजा देते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे जो कि 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। उसके बाद में यहाँ पे 10 नहीं है, 11 नहीं है, फिर उसके बाद 12 है, 13 है, 14 है और 1 है 215। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एक जोड़ा इधर से लगाएंगे तो एक जोड़ा इधर से लगाएंगे, एक संख्या इधर छाटेंगे तो एक संख्या इधर छाटेंगे, तो बीच में बचेगा यहाँ पे 12। अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए क्वेश्चन का जो माध्यक होगा वो 12 होगा जी। देखिए 12 ऑप्शन डी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा 12। उसके बाद में कहता है कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है दोस्तों √3/4 गुने होता है भुजा का स्क्वायर। तो हम √3/4 लिखेंगे, भुजा का मान ए है तो ए स्क्वायर लिखेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर √3/4 ए स्क्वायर होगा। √3/4 ए स्क्वायर ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा। मान लेते हैं कि किसी घन का जो है प्रत्येक किनारा ए इकाई है तो उसका हमसे पूछा गया है विकर्ण क्या होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि घन का विकर्ण √3 गुने किनारा होता है या √3 गुने भुजा होता है। तो √3 गुने किनारा का मान यहाँ पे ए दिया गया है, यानी √3 ए होगा और इस प्रकार का ऑप्शन ए में दिया गया है। अतः क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए। कहता है कि यदि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी यदि एग्जाम पेपर में क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया जाता है तो जाहिर सी बात है आपसे त्रिज्या का अनुपात पूछा जाता है। तो आसान सा तरीका ये है कि इसमें रूट लगा दीजिएगा, है ना जी। 4 में रूट लगाइएगा तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 25 में रूट लगाइएगा तो 25 का वर्गमूल 5 होगा और यही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी में है 2:5। उसके बाद में कहता है कि समांतर श्रेणी 126, 120, 114 डॉट का कौन सा पद 0 होगा। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कौन सा पद 0 होगा, कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका आसान फॉर्मूला एक आता है an बराबर a प्लस n-1 गुने डी होता है। अब देखिए an का मान तो यहाँ पे मालूम है कौन सा पद 0 होगा, यानी an का मान 0 होगा। उसके बाद में a का मान देखेंगे तो a का मान दोस्तों 126 है तो 126 लिखेंगे, n का मान नहीं है तो नहीं लिखेंगे। d में क्या करेंगे कि 120 में से 126 को घटा लेंगे तो यहाँ पे 6 d का मान आ जाएगा। अब देखिए जो 126 आप देख पा रहे हैं तो ये आपका प्लस में था तो इधर माइनस में हो जाएगा 126 और बराबर में बचेगा n-1 गुने 6 हो जाएगा। देखिए 0 में से 126 को माइनस कीजिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं, 6 गुना में देख पा रहे हैं इधर आके ये भाग में हो जाएगा और इधर होगा n-1। उसके बाद में करना क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन 12 में क्या कीजिएगा
कि इसे घटा देंगे तो 21 छक 126 होता है। तो ये हो जाएगा 21 माइनस 3, यहाँ पे जो आप गुना में देख पा रहे हैं तो ये भाग में हो जाएगा, और 21 और 1 हो जाएगा 22, यानी n का जो मान आ जाएगा वो 22वां पद हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि यदि कॉस थीटा बराबर पी हो तो टेन थीटा का मान क्या होता है। तो देखिए कॉस थीटा बराबर यदि पी दिया गया है और हमसे पूछा गया यदि टेन थीटा का मान, तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए जान लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हालांकि ऑप्शन ए में दिया गया है, √1 - p² बटा पी हो जाएगा। कैसे होगा, तो मान लेते पी के नीचे एक छिपा होगा और कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बटे पी होता है। एच का मान नहीं दिया गया है तो पी बटा एच होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला पी बटे एच होता है। तो यहाँ पे बी का मान नहीं दिया गया है, इसका फॉर्मूला ज्ञात करेंगे h² यानी a² माइनस p² यानी p²। तो a का स्क्वायर 1, p का स्क्वायर p, यानी b का मान हमारा आ गया है। टेन का फॉर्मूला p बटे b होता है। तो p का तो मान ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पे p दिया गया था, है ना जी। और b का जो मान है दोस्तों ये 1 - p आ गया है। तो p का मान हम बैठा देंगे कितना, तो √1 - p²। b का मान यहाँ पे कितना होगा जी, तो ये होगा, और यही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है सी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 कहता है कि सेक बी गुने कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि सेक थीटा गुने कॉस थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा जी 1। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देख लीजिए। कहता है कि यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि कॉट में क्या होता है कि कॉट में कितने डी का मान 1/√3 होता है। तो आपका एक ही जवाब आएगा कि सर कॉट में 60 डी का जो मान होते हैं वो 1/√3 होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कि सेक में आपको बताना होगा 60 डिग्री का मान। तो देखिए सेक में 60 डिग्री का मान 2 होता है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा 2। उसके बाद में कहता है कि tan 21 डिग्री बटा cot 69 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, tan दिया गया है 21 डिग्री, यानी 10 × 90 में से 21 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है 69 बचेगा। उसके बाद में दिया गया है cot 69, तो cot 69 को सेम टू सेम लिखेंगे। अब देखिए 10 × 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होते हैं, थीटा का मान 69 है, और बटा में है दोस्तों cot 69, इसे हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों cot 69 डिग्री से cot 69 डिग्री एक मरतबे कट जाएगा, और यही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि यदि त्रिभुज PQR में QR² बराबर PQ² प्लस QR², तो Q कोण की बराबर क्या हो जाएगा। देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि समकोण त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे ही हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। तो इसलिए कोण Q का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा जी, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। क्वेश्चन 18 कहता है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। देखिए मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, तो एक जो इसका त्रिज्या कह रहा है, एक त्रिज्या है इसका 6 सेमी। अब इस वृत्त पर इस प्रकार से दो स्पर्श रेखा खींची गई है। क्वेश्चन में पूछा गया कि दोनों स्पर्श रेखा के बीच की दूरी क्या होगी। तो मान लेते हैं कि एक त्रिज्या का दूरी यहाँ पे मालूम है 6 सेमी, उतना ही त्रिज्या इधर भी होगा 6 सेमी। तो इसलिए दोनों के बीच की जो दूरी हो जाएगी दोनों को ऐड कर लेंगे, और 6 होगा दोस्तों 12, और क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी में दिया गया है 12, अतः राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आप सभी को बता दें कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन इसी सवाल को पूछ लिया जाता कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वहाँ पे अनगिनत हो जाता। लेकिन यहाँ पे किसी बाह्य बिंदु का नाम आया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा जी 2। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए। ये क्वेश्चन हालांकि ये जल्लू में आपको दिया गया था कमेंट सेक्शन में आंसर लिखने के लिए, और यहाँ पे कहता है कि y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज क्या होता है। तो y अक्ष पर किसी बिंदु का जो भुज का जो मान होता है वो 0 होता है।
उसके बाद में कहता है कि समांतर श्रेणी 0,1/8, 1/4 डॉट डॉट का सारवंतर क्या होगा। देखिए सारवंतर का फॉर्मूला तो आप सभी को मालूम होगा, ये होता है A2 माइनस A1 जी। देखिए A2 का मान 1/8 है, A1 का मान 0 दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1/8 में से यदि हम 0 घटा भी लेते हैं तो क्या कोई परिवर्तन होगा जी, तो आप कहेंगे सर नहीं होगा। तो फिर 1/8 का 1/8 यही वो आपका होगा क्वेश्चन का सही जवाब। उसके बाद में कहता है कि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है, तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा। देखिए 5n है तो हम 5 यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, उसके बाद -7 कर सकते हैं, तो ये 0 - 7 बराबर यहाँ पे -7 हो जाएगा। फिर हम 1 रख कर भी बना सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे तो -7 होगा नहीं, क्योंकि हम 1 रख के बना के देखते हैं। तो 5 × 1 यहाँ पे 5 जाएगा, -7 हो जाएगा। 5 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 5 - 7 बराबर ये होगा दोस्तों -2। और यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन डी के में दिया जा चुका है -2, अतः राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा -2। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि यदि बिंदु P में दिया गया 2,3, 4, K और 6, -3 संरेख है तो K का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे K का मान ज्ञात करने, हालांकि ये जो लॉन्ग टाइप दोनों क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जो एग्जाम पेपर में काफ़ी ही ज़्यादा ट्रेंड करता है, और ये ऐसे सवाल एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। हालांकि क्वेश्चन 23 का राइट आंसर यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसमें K का जो मान होता है वो 0 हो जाता है, और इसका होता है 12 इकाई। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। आई होप आप सभी को आता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है दोस्तों वो 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज का पूछा जाता तो यहाँ पे ये 360 डिग्री हो जाता। इसके बाद में कहता है समांतर श्रेणी 3,7,11 डॉट डॉट का 11वां पद क्या होगा। यहाँ पे 14वां पद पूछा गया है। हालांकि ये तो बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम पेपर में 100% देखने को मिलेगा। हमसे पूछा गया 14वां पद, लिखेंगे A प्लस 14 में से A कम करेंगे 13 हो जाएगा, इसके साथ डी लगा देंगे। A का मान देख लीजिए दोस्तों 3 है। उसके बाद में 13 गुने D का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो 7 में से 3 घटा लेंगे, 7 में से 3 घटता है 4 बचता है, 3 को 3 लिखेंगे और 3 चौका होता है 52, और 52 में 53 को जोड़ लेंगे तो कितना होगा जी, तो ये हो जाएगा 3 2 5, यानी 52 और 3 55 होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर 55 होगा, और 55 ऑप्शन बी में दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा जी 55। उसके बाद में अगला सवाल 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1, -4 का nवां पद क्या होगा। यहाँ पे हमसे nवां पद का मान पूछा गया है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर 21 - 5n हो जाएगा। उसके बाद में कहता है यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। देखिए इस वृत्त का व्यास हमसे पूछा गया है कब, जब वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल समान होगा। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2πr होता है। वृत्त का परिमाप यानी क्षेत्रफल, परिधि और क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्षेत्रफल होता है दोस्तों πr², तो πr² लिखेंगे। देखिए पाई से पाई कट हो जाएगा, r² से एक r कट जाएगा, तो r का मान यहाँ पे 2 आएगा। अब हमसे पूछा गया व्यास, तो व्यास में क्या होगा कि जब नीट निकालेंगे तो 2r होता है, यानी जब 2 में 2 से गुणा करेंगे तो ये 4r होगा। हालांकि तो ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे 4 इकाई भी दिया जा चुका है, तो यही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम पेपर में यहाँ पे व्यास नहीं बल्कि केवल त्रिज्या पूछा जाता है, और वैसे स्थिति में क्वेश्चन का राइट आंसर 2 आता है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए कोई ऐसे ऑप्शनों का चयन कीजिएगा जब उसका सॉल्यूशन किया जाए तो उसका मान 1 के मान से ज़्यादा आ जाए, वही घटना का प्रायिकता का मान नहीं होता है, क्योंकि अधिकतम प्रायिकता का मान केवल 1 ही होता है। तो क्वेश्चन 29 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि 25% 1 से काफ़ी ज़्यादा कम है। 2/3 का जब 2 में 6 से भाग लगाइएगा तो 1 से बहुत कम हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। 3 रुपया को 4 आदमी बांटिएगा तो 1 से कम पड़ेगा, लेकिन 3 को 2 में बांटिएगा तो 1.5 करना होगा, जो कि 1 से ज़्यादा है, और यही घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। उसके बाद में कहता है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी ही ज़्यादा ट्रेंड करता है, क्वेश्चन नंबर 30, और याद रखिएगा
क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही जवाब होगा वो 0 होगा, क्योंकि प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है और अधिकतम जो मान होता है वो 1 होता है। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण में इस वीडियो में आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक का ही सॉल्यूशन कर पाया हूँ। आगे आने वाली वीडियो सीरीज में हम आप सभी को बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक के तमाम इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का सलूशन, जो कि आपके 14 फरवरी से होने वाले मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होगा। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।